गुड इवनिंग। हमारा टॉपिक संधियाँ चल रहा था, जिसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपनी सारी स्वर संधियाँ कवर कर ली थी। हमने सारी ही स्वर संधियाँ पढ़ ली हैं। अगर अभी आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले स्वर संधियाँ अपनी कंप्लीट कर लीजिए। और आज से हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं व्यंजन संधि। आज से हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन को हल भी कहा जाता है, इसीलिए चाहे व्यंजन संधि कह लीजिए और चाहे हल संधि। हल संधि। इससे पहले जब हमने स्वर संधि पढ़ी थी तो स्वर संधि कहाँ होती है? जहाँ पर स्वरों का मेल स्वरों से होता है तो स्वर संधि होती है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि वहाँ होती है जहाँ पर व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन के बाद चाहे स्वर आ जाए और चाहे व्यंजन आ जाए। प्रथम पद के अंत में क्या होना चाहिए? व्यंजन वर्ण। उसके बाद चाहे स्वर आए और चाहे व्यंजन वर्ण आए, वहां कौन सी संधि होती है? हमारी व्यंजन संधि। देखो, प्लस की इस तरफ एक पद यहाँ रहता है और दूसरा पद यहाँ रहता है, तो पहले पद का अंत किस वर्ण से होना चाहिए? व्यंजन वर्ण से। और दूसरे पद का प्रारंभ चाहे स्वर से हो जाए या व्यंजन से हो जाए, संधि हमारी होगी व्यंजन संधि। और स्वर संधि कहाँ थी? जहाँ पर प्रथम पद का अंत भी स्वर से हो और दूसरे पद का प्रारंभ भी स्वर से हो। तो जहाँ पर स्वरों का मेल स्वरों से हो रहा था तो हमारी संधि बन रही थी स्वर संधि। यहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन से मेल होगा तो हमारी संधि होगी व्यंजन संधि। और व्यंजन को ही हल कहा जाता है, तो चाहे व्यंजन संधि कह लीजिए और चाहे हल संधि। ध्यान रखना, पेपर में ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्यंजनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्यंजन को अन्य हल के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो हमने व्यंजन संधि समझ ली कि व्यंजन संधि होती कहाँ है। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के अंदर जो संधियाँ आती हैं। तो व्यंजन संधि में हमारी पहली व्यंजन संधि है इष्टुत्व संधि। पहली व्यंजन संधि आ जाती है हमारी इष्टुत्व संधि। देखिए, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे, इसलिए आप लोग भी एक एक चीज को ध्यान से समझना, जिससे आप लोगों को रटनी ना पड़े। क्योंकि रटी हुई चीज तो कुछ टाइम तक याद रहती है, उसके बाद भूल जाते हैं। तो चीजों को समझना, एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी और जहां समझ में ना आए वहां मैं हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दिया कीजिए और एक एक चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। तो पहली संधि है इष्टुत्व संधि। हम स्वर संधि की सारी संधियां पढ़ चुके हैं। हर संधि का जो नाम था संधि वही कर रही थी। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ी दीर्घ संधि। ये संधि मैं स्टार्ट करूं उससे पहले जो मैं यहाँ समझा रही हूँ इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने दीर्घ पढ़ी थी, फिर गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्वरूप, पररूप, ये इतनी संधियां पढ़ी थी। इतनी सभी संधियां किसमें थी? हमारी स्वर संधि में। मैंने स्वर संधि की 2 संधियां लिखी हैं। देखो, संधि का जो नाम था संधि वही कर रही थी। जो दीर्घ संधि का नाम था दीर्घ, तो ये क्या कर रही थी? दीर्घादेश। यण संधि का नाम था यण, तो ये क्या कर रही थी? यणादेश। यण का मतलब होता है या वाला। तो जब आप संधि बना रहे थे तो ई का या, उ का वा, रे का रा, ले का ला कर रहे थे, तो ये यण कर रही थी। वृद्धि संधि वृद्धि आदेश कर रही थी। अयादि संधि अयादि आदेश कर रही थी। तो जो संधि का नाम था वही संधि काम कर रही थी। ऐसे ही इस संधि का नाम है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व में सबसे पहले क्या आ जाता है? ये वाला शा, क्योंकि आधा यहाँ लिखा हुआ है तो जब हम इसे लिखेंगे तो हलंत लगा देंगे। आधा शा। और चू का मतलब होता है चावर्ग। कु, चू, टू, तू, पू, इनको ही क्या कहते हैं? कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। तो चू का मतलब किससे हो गया? चावर्ग से। चावर्ग में कितने वर्ण आ जाते हैं? हमारे 5 वर्ण। तो स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो स्पर्श व्यंजन हमारे 5 वर्गों में आ जाते हैं। कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। इन 5 वर्गों में आ जाते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। जैसे ये चा वर्ग है तो चा वर्ग में 5 वर्ण आ जाएंगे। चा, छा, जा, छा, इया। का वर्ग होगा तो का वर्ग में 5 आ जाएंगे। का, खा, गा, घा, इणा। तावर्ग होगा तो तावर्ग में 5 आ जाएंगे। ता, था, दा, धा, ना। ऐसे ये जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों में 5-5 वर्ण आ जाते हैं। तो टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 25।
अब हमें यहाँ पूरे स्पर्श व्यंजन तो चाहिए नहीं, हमें क्या वर्ग चाहिए, कौन सा, 5 चा वर्ग, जिसमें कितने वर्ण आ जाते हैं, 5। संधि का नाम है इष्टुत, इष्टुत में सा और चा वर्ग आ जाता है, मतलब ये संधि क्या आदेश करेगी, सा और चा वर्ग। ठीक है, अब इस संधि का सूत्र होता है इस्तो, इष्टुना, इष्टु। हर संधि का सूत्र होता है और हर संधि का सूत्र याद करना कंपलसरी है। ठीक है, तो इष्टुत संधि का सूत्र क्या है, इस्तो, इष्टुना, इष्टु। इस्तो का मतलब होता है सा और तो का मतलब है ता वर्ग से, और जिस ता वर्ग में भी कितने वर्ण आ जाते हैं, 5 वर्ग। कौन कौन से, ता, था, दा, धा, ना, और सा का मतलब है सा। अब ये संधि कहती है सा या ता वर्ग का, किस किस का, सा, तो यहाँ इस दंती सा की बात हो रही है, तो सा या ता वर्ग के पहले या बाद में, क्योंकि 2 पद होते हैं, एक ये पद होता है, एक ये पद होता है, तो ये संधि कहती है सा या ता वर्ग के पहले या बाद में। अगर शा या चा वर्ग आए तो हमें इस दंती शा को क्या कर देना है, तालव्य शा, और ता वर्ग का क्या कर देना है, चा वर्ग। आई बात समझ में? देखो, एक यहाँ का वर्ण लेते हैं, एक यहाँ का वर्ण लेते हैं। ठीक, सा या ता वर्ग या तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, या तो यहाँ, दोनों तरफ नहीं देखने को मिलेंगे सा या ता वर्ग, या तो यहाँ सा या ता वर्ग में से कोई एक वर्ण होगा, या तो यहाँ सा या ता वर्ग में से कोई एक वर्ण होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, शा या चा वर्ग में से कोई एक। तो हमारी परिभाषा क्या बनी कि सा या ता वर्ग का, ता वर्ग के पहले या बाद में, पहले या बाद में शा या चा वर्ग आए, सा या चा वर्ग आए, तो सा का शा, तो इस दंती सा को हम क्या कर देंगे, तालव्य शा, और ता वर्ग का चा वर्ग हो जाता है, ता वर्ग का चा वर्ग हो जाता है। यानी कि अगर आपको कहीं पर दंती सा के साथ शा या चा वर्ग दिखेगा तो दंती सा को भी आपको क्या कर देना है, तालव्य शा, और अगर ता वर्ग का वर्ण दिख रहा है तो ता वर्ग को आपको किसमें परिवर्तित कर देना है, चा वर्ग में। कब करना है, जब उसके पहले या बाद में आपको कौन से वर्ण दिखे, शा या चा वर्ग। ठीक है, दोनों तरफ आपको सा या ता वर्ग नहीं दिखेंगे, दोनों तरफ आपको शा या चा वर्ग नहीं दिखेंगे, किसी एक तरफ इन दोनों में से कोई एक होगा, और किसी एक तरफ इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो आपको अगर दंती सा है तो उसका तालव्य शा कर देना है, ता वर्ग है तो उसका चा वर्ग कर देना है। अब चा वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5, ता वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5, तो इन दोनों में 5-5 वर्ण आते हैं। तो ता वर्ग के जिस नंबर का वर्ण होता है उसके स्थान पर हम चा वर्ग के उसी नंबर का वर्ण आदेश कर देते हैं, क्योंकि ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग आ रहा है, ता वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, चा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, तो ता वर्ग के जिस नंबर का वर्ण होता है चा वर्ग के भी उसी नंबर के वर्ण आदेश कर देते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई कि सा या ता वर्ग के पहले या बाद में शा या चा वर्ग आएगा तो सा का हमें तालव्य शा कर देना है, ता वर्ग का हमें चा वर्ग कर देना है। यही पूरी परिभाषा ये सूत्र कहता है। इस्तो का मतलब हो गया सा या ता वर्ग। ठीक, इष्टुना मतलब इष्टु का मतलब सा से हो गया, और चु का मतलब चा वर्ग से हो गया। तो सा या ता वर्ग का शा या चा वर्ग के साथ अगर योग होगा तो हमें दंती सा का तालव्य शा कर देना है, यानी इस सा को इस सा में परिवर्तित कर देना है, और ता वर्ग का हमें चा वर्ग कर देना है। क्लियर हुआ? अब उदाहरण देखते हैं, जैसे सत धन चिता। उदाहरण क्या है, सत धन चिता। सत में ये जो ता है, ता का योग चा वर्ग के साथ हुआ, पहले या बाद में शा या चा वर्ग होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या आ गया, शा या चा वर्ग में से चा वर्ग का वर्ण आ गया, और सा या ता वर्ग में से कोई एक आता तो यहाँ क्या आ गया, ता। तो ता का योग चा के साथ हुआ, तो चा से हम समझ गए कि इष्टुत संधि जाएगी, तो इस ता वर्ग को भी हम किस में परिवर्तित करेंगे, ता वर्ग का क्या करेंगे, चा वर्ग।
अब ये ता वर्ग का पहला है तो चा वर्ग का भी कौन सा लेके आएंगे, पहला। और चा वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, चा। अब ये आधा है तो वो भी कैसा आएगा, आधा। तो शब्द क्या बना हमारा, सच्चितः। आया समझ में। अगला है उत्धनचारणम। उत में भी ता है, ता का योग किसके साथ हुआ, चा के साथ। ये ता है, ता का योग चा के साथ हुआ तो ता वर्ग का हम श्रुत संधि से क्या करते हैं, चा वर्ग आदेश करते हैं। ये ता वर्ग का पहला है तो चा वर्ग का भी क्या आएगा, पहला। ये आधा है, हलंत लगा हुआ है इसमें, ये आधा है तो वो भी कैसा आएगा, आधा। तो शब्द क्या बना हमारा, उच्चारणम। क्लियर हुआ। अगला उदाहरण देखिए। अगला है रामस धन चिनोती। रामस धन चिनोती इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। रामस में ये दंती सा आ गया, इसका योग किसके साथ हुआ, चा वर्ग के साथ। तो अभी अभी हमने लिखा कि सा या ता वर्ग के पहले या बाद में, चाहे पहले या बाद में सा या चा वर्ग आता है तो इस सा को हमें क्या करना पड़ता है, तालव्य सा, और ता वर्ग का क्या करना पड़ता है, चा वर्ग। तो दंती सा का योग चा वर्ग के साथ हुआ, श्रुत संधि का नियम लग गया, तो इस दंती सा का क्या करेंगे हम, तालव्य सा। ये आधा है तो वो भी कैसा आएगा, आधा। तो शब्द क्या बना, आधा करके आगे मात्रा है इसलिए मात्रा यहां से जाएगी तो क्या कर देंगे हम, रामस चिनोती। आया समझ में। अब अगला है रामस धन शेते। यहां पर भी सा आया, सा का योग किससे है, तालव्य सा से है। इस सा को तालव्य सा बोलते हैं और इस सा को दंती सा बोलते हैं, क्योंकि इस सा का उच्चारण स्थान दंत होता है। जो उच्चारण स्थान है उसी पर उसका नाम पड़ गया तो इसीलिए इसे दंती सा कहते हैं। और इस सा का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसीलिए इस सा को तालव्य सा कहते हैं। ठीक है, तो दंती सा का योग तालव्य सा के साथ हुआ तो इस दंती सा का हम क्या कर देंगे, तालव्य सा। तो शब्द क्या बनेगा हमारा, रामश्चेते। आया समझ में। एक और उदाहरण देखिए। अभी तक हमने जितने भी परिवर्तित किए वो पहले पद के अंत में आ रहे थे, चाहे वो ता वर्ग हो और चाहे सा हो। अब एक और उदाहरण आता है याच धन ना। याच धन ना हमने पढ़ा था कि सा या ता वर्ग के पहले चाहे बाद में सा या चा वर्ग होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर चा वर्ग पहले है, उसके बाद में ता वर्ग आया, क्योंकि ना किस में आता है, ता वर्ग में आता है। ता था दाधा ना, ता वर्ग का 5वां वर्ण है। तो इस ता वर्ग का योग चा वर्ग के साथ हो गया, ये हलंत लगा हुआ है इसमें। ठीक है, चा वर्ग के साथ हो गया। अब जब ता वर्ग का योग चा वर्ग के साथ होता है तो ता वर्ग को चा वर्ग में परिवर्तित करना होता है। ये ता वर्ग का 5वां है तो चा वर्ग का भी क्या आएगा, 5वां। तो बनेगा आया समझ में। यहाँ पर ना पीछे था, परवर्ण था, लेकिन फिर भी इसके स्थान पर हमने चा वर्ग आदेश किया। तो इससे सिद्ध होता है कि चाहे सा या ता वर्ग पहले हो या फिर बाद में हो, अगर सा या चा वर्ग के साथ उसका योग होता है तो दंती सा का हमें तालव्य सा कर देना है और ता वर्ग का हमें चा वर्ग कर देना है। अब यहाँ ता वर्ग का ये 5वां था तो ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग होता है, तो चा वर्ग तो किया, लेकिन यहाँ ये ता वर्ग का 5वां था तो चा वर्ग का भी हम 5वें नंबर का वर्ण लिख के आए। आया समझ में। तो इश्चुत संधि का सूत्र हो जाता है इस्तो इश्चुना इश्चु। सीधी सीधी परिभाषा जाती है कि सा या ता वर्ग के का योग सा या चा वर्ग के साथ होने पर, चू का मतलब चा वर्ग से है, तो अगर सा या ता वर्ग का सा या चा वर्ग के साथ योग है, मतलब साथ में अगर आ रहे हैं, तो इस दंती सा का हमें तालव्य सा कर देना है और ता वर्ग का हमें चा वर्ग आदेश कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे रामसधन शेते में हमने इस सा का ये सा किया था और यहाँ पर ता वर्ग का चा वर्ग किया था, तो सा और चा वर्ग आए,
इसीलिए हमारी संधि का नाम क्या पड़ा, शा और चा वर्ग आदेश कर रहे हैं, तो संधि का नाम क्या पड़ा, इष्टुत। इसका मतलब हो जाएगा शा और चा वर्ग आदेश करने वाली संधि। क्लियर हुआ? तो सीधी सीधी सी बात हो जाती है कि अगर सा या ता वर्ग आता है तो सा के स्थान पर तालव्य शा ये वाला शा, और ता वर्गी के स्थान पर हमें चा वर्ग आदेश कर देना है। और ये कौन सी संधि काम करती है, इष्टुत संधि। अब पेपर में कैसे पूछा जाता है, तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि यदि ये सा देंगे, सा का योग, यहां लिख रही हूं मैं, यदि सा का योग सा के साथ हो, यानी इस सा का योग अगर इस सा के साथ हो तो सा का क्या आदेश हो जाता है, सा का क्या आदेश होता है। ये आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेगा, और आपके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में जैसे ये सा बना दिया, ये सा बना दिया, ये सा बना दिया या ये बना दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सा का योग शा के साथ होता है तो इष्टुत संधि का नियम लगता है, और इष्टुत संधि में हमें इस सा के स्थान पर कौन सा सा आदेश करते हैं, तालव्य शा। तो आपका आंसर क्या सही होगा, ये। जैसे ये सा का पूछा, ऐसे पूछ लेते हैं कि इष्टुत संधि में ता वर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ग आदेश होता है, तो ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग आदेश होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपकी डेफिनेशन से भी आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या ये पूछ लेंगे इष्टुत संधि का उदाहरण है, तो इष्टुत संधि का उदाहरण होता है इस्तो इष्टुना इष्टु या इस्तो इष्टुना इष्टु। इस सूत्र से किस संधि का ज्ञान होता है, तो इष्टुत संधि का ज्ञान होता है। ठीक है, या फिर ऐसे देखिए इस्तो इष्टुना, आगे की चीज हटा देंगे, इतना ब्लैंक रहेगा, और ऐसे बना देंगे, तो इस्तो इष्टुना आपको पता होना चाहिए कि सूत्र पूरा क्या है, तो आपको सूत्र भी पता होना चाहिए। तो इस्तो इष्टुना इष्टु, समझ में आया? अब मैं 2 से 3 आपको संधियां दे रही हूँ, ये आप पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। समझने के बाद पहले तो यहाँ से समझ लीजिए वीडियो देख के, फिर अपने प्रॉपर नोट्स बना करके एक बार उन्हें पढ़ना, कोई भी कंफ्यूजन हो तो फिर बताना, और इन संधियों को भी बनाना। इष्टुत संधि क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इष्टुत संधि के बाद जो अगली संधि आती है वो बिल्कुल इसी तरह जाती है। तो अगर ये संधि क्लियर होगी तो वो संधि बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो संधियां आप बनाना, केवल इष्टुत की ही मैं 3 से 4 संधियां दे रही हूँ, जिसे आप लोग अच्छे से बनाना। ठीक है, सद धन जना, दूसरी है उद धन ज्वला, तीसरी है हर्ष धन शेते, और चौथी है आपकी संधि बृहद धन छरा। ये जो 4 संधियां दी हैं, ये चारों इष्टुत संधियां ही हैं। बस आपको संधियां बनाने आ जाए, इसके लिए आप इन्हें बनाना, अपनी रिवीजन करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, आज एक ही संधि रहने देते हैं, संधि को आप अच्छे से पढ़िए, क्लियर करिए। अगली वीडियो में अगली व्यंजन संधि समझेंगे। ओके, थैंक यू।